नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक ग्रामर में जो चल रहा था वो था संधि। संधि में हमने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और संधि विच्छेद के प्रकार, संधि विच्छेद जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से संधियों में जो परिवर्तन होता है ये पढ़ा। तो संधियों के प्रकार जो हमने पढ़े थे वो 3 पढ़े थे, वो थे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में हमने पढ़ी थी 8 संधियाँ, जिसमें थी दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इस प्रकार से हमने ये 8 संधियाँ स्वर की कंप्लीट कर ली थी। उसके पश्चात हमने शुरू की थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने 3 संधियाँ जो हमारे सिलेबस में मोस्ट हैं, जो दे रखी हैं, वो हमने कराई बहुत अच्छे से, जिसमें कि एक संधि थी अनुस्वार, जिसमें केवल एक ही सूत्र था। दूसरी संधि थी जसत्व, जो हमने 3 सूत्रों के माध्यम से जानी। और इसकी जो तीसरी संधि थी परसवर्ण, वो भी हमने 3 सूत्रों के माध्यम से जानी। उसके अलावा हमने 3 संधियों का और ज्ञान प्राप्त किया, वो थी हमारी वो इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और चर्त्व संधि। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि की 6 संधियाँ कंप्लीट कर ली। अब हमारी जो संधि चल रही है वो है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने पढ़ी थी 4 संधियाँ होती हैं विसर्ग की। नंबर 1 थी उत्तु विसर्ग, दूसरी थी सत्व विसर्ग और तीसरी थी ऋतु विसर्ग, और चौथी जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी लोप विसर्ग। तो देखिए, सत्व विसर्ग का मतलब सा से पता चल रहा है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाना, तो या सा के स्थान पर विसर्ग हो जाना, वो हमारी होती है सत्व विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर उ हो जाना, देखिए उ किस कंडीशन में होगा, आ के बाद विसर्ग ह्रस्व, आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्व आ आए, ये बाध्यता है, यही वर्ण आने चाहिए, तो हमारी वहाँ होती है उत्त विसर्ग संधि। तो आ के पश्चात जो विसर्ग आता है उसका उ आदेश हो जाता है और आद गुणे से ओत्व हो जाता है। अगली संधि हमने पढ़ी थी ऋतु विसर्ग संधि, जिसमें कि विसर्ग के स्थान पर रु आदेश हुआ, अर्थात रेफ हुआ, यानी कि रकार आदेश हो जाता है। अब लास्ट हमारी जो चौथी संधि चल रही है वो है हमारी लोप विसर्ग संधि। लोप से मतलब है कि विसर्ग संधि है तो लोप हो रहा है किसका, विसर्ग का। जिसमें विसर्ग का लोप हो जाए वो लोप विसर्ग संधि कहलाती है। तो देखिए, यहाँ जो लोप होगा विसर्ग का वो 4 प्रकार से होता है। किस प्रकार से? 4 प्रकार से लोप होता है। तो देखिए, पहला जो हमारा सूत्र है लोप विसर्ग संधि का, अतो अशी। अतो असी सूत्र के माध्यम से पता चलता है कि ये कह रहा है कि आकार बड़े आ के पश्चात यदि विसर्ग है, आकार के पश्चात यदि विसर्ग है, आकार के पश्चात यदि विसर्ग है और उसके पश्चात कोई व्यंजन या स्वर है, इसके पीछे स्वर भी हो सकता है अथवा व्यंजन भी हो सकता है, वहाँ उस कंडीशन में उस विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए कैसे होता है, ये है हमारा बाला अत्र, ये शब्द है हमारा पूरा। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है बालाह अत्र। बाला शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग का, रमा शब्द जो होता है उसके रूप चलते हैं। तो देखिए, रमा, रमे, रमहा, तो विसर्ग आया बहुवचन में, प्रथमा का बहुवचन। उसी प्रकार से बाला, बाले, वाला, तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है बालाह प्लस अत्र। तो देखिए, इस अतो असी सूत्र के माध्यम से यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। वो किस प्रकार से, देखिए दूसरा देखिए, ता गच्छन्ति, सह तौ ते, ये तो पुल्लिंग के हैं, ता नहीं होता है पुल्लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में होता है सा ते तहा, विसर्ग होता है ता के पश्चात। तो ये जब हम ता गच्छन्ति इस प्रकार से एक शब्द लिखते हैं तो यह विसर्ग का लोप किस सूत्र के माध्यम से हुआ, अतो असी, इस सूत्र के माध्यम से हुआ। तो देखिए, ता प्लस गच्छन्ति, ता बहुवचन है, तो यहाँ भी देखिए हमारी जो क्रिया है वो भी कैसी आ रही है, बहुवचन की आ रही है। तो इसीलिए हमने जो संधि विच्छेद किया
वो किया ता प्लस गच्छन्ति। और अतो असी सूत्र से जब इन दोनों शब्दों को मिला करके लिखेंगे तो विसर्ग का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और इससे हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा ता गच्छन्ति। अगला है वृद्धा हसन्ति। तो देखिए हसन्ति, इस धातु से, इस जो क्रिया है इससे पता चल रहा है कि जो हसन्ति है ये बहुवचन में है। तो वृद्धा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, वृद्धा वृद्धे वृद्धा। तो ये वृद्धा जो शब्द है उसमें जो बहुवचन का जो रूप बनेगा वो विसर्ग का बनेगा, तो वृद्धा हसन्ति। तो देखिए यहाँ जो वृद्धा के बाद जो विसर्ग है वो अतो असी सूत्र से इसका विसर्ग का लोप हो जाता है और हमारा शब्द बनता है वृद्धा हसन्ति। लास्ट वाला इसका उदाहरण है बाला यान्ति। बाला यान्ति, तो देखिए बाला प्लस यान्ति, तो जो बाला शब्द मैंने आपको अभी बताया था उसी प्रकार से ये जो बाला शब्द है वो हो गया हमारा बाला प्लस यान्ति, यानी कि बहुवचन में। तो जब हम इसको अतो असी सूत्र से एक साथ लिखेंगे तो विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ एक कंडीशन में तो इस प्रकार से विसर्ग का लोप होता है, यानी कि बड़े आ के पश्चात कोई विसर्ग आए, देखिए बड़े आ के बाद आ रहा है सभी में विसर्ग, उसके पश्चात कोई भी शब्द आए, स्वर अथवा व्यंजन, या स्वर है या व्यंजन है या व्यंजन है, कोई सा भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन बाध्यता क्या है, बड़े आ के बाद आकार के पश्चात विसर्ग आया तो अतो असी सूत्र से विसर्ग का लोप हो गया। अब देखिए इसका जो दूसरा सूत्र है इसमें 4 प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी कि 4 प्रकार से जो विसर्ग का लोप होता है वो देखिए इसका दूसरा जो प्रकार है वो है अतो अनत्य अचि विसर्ग लोपः। अतो अनत्य अचि विसर्ग लोपः। अब देखिए यहाँ तो हमने पढ़ा था बड़े आ के पश्चात, अब यहाँ जो दूसरा सूत्र है उसके माध्यम से हमें इसमें कोई सूत्रों को याद नहीं करना है, हमें तो केवल ये शब्द याद करने हैं कि यदि बड़े आ के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन, बड़े आ के पश्चात विसर्ग आए और उसके पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखिए आकार के परे विसर्ग का लोप हो जाता है स्वर परे रहते। यहाँ भी देखिए कंडीशन क्या आती है, छोटे आ के बाद ये जो ह्रस्व आ है इसके पश्चात यदि क्या है, विसर्ग है, और उसके पश्चात भी कोई स्वर वर्ण है, किसको छोड़कर, आकार को छोड़ करके, इस ह्रस्व आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण है तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए कैसे, राम आगच्छति, तो जो राम है तो ये छोटे आ के पश्चात विसर्ग है और इसके पश्चात आ रहा है स्वर बड़ा आ, यानी कि ह्रस्व आ को छोड़ करके ये आ रहा है, तो यहाँ हमारे विसर्ग का लोप हो जाता है और हमारा शब्द बनता है राम आगच्छति। अगला है बाल इच्छति। बाल है इच्छति, तो देखिए ह्रस्व आ के पश्चात हमारा यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पश्चात स्वर वर्ण है, तो देखिए यहाँ हमारा हो गया बाल है इच्छति। तीसरा है एतद्दो सुलोपो अकोर्ण्य समासे हलि। एतद्दो सुलोपो अकोर्ण्य समासे हलि, ये कह रहा है कि एक तो ने तत्पुरुष समास को छोड़कर, यानी कि समास जो होते हैं उनमें ने तत्पुरुष समास होता है, तो ने समास को छोड़ करके उत्तर पद में आकार नहीं आना चाहिए, यानी कि इधर तो ने समास को छोड़कर और प्लस के बाद आकार को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। छोड़कर कोई भी स्वर के पश्चात, कोई भी स्वर परे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके पश्चात इधर कोई भी स्वर हो सकता है तो उस विसर्ग का वहाँ लोप हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा, ये है हमारा एष है गच्छति, ने तत्पुरुष नहीं होना चाहिए, ने समास नहीं होना चाहिए। तो देखिए एष है गच्छति में आकार है,
इसके पश्चात तो हो सकता है, लेकिन इधर जो है, इधर छोटा आ यानी कि ह्रस्व आ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर गच्छति जो एष है के बाद जो विसर्ग है वो एतद् दो सुलोपो अकोर्णय समासे हली सूत्र से इस विसर्ग का लोप हो जाता है। अगला है सतत्र, सतत्र। तो देखिए ये है सा प्लस तत्र। अगला है एष विष्णु, ये है एषः प्लस विष्णु। तो यहाँ एषः के बाद जो विसर्ग आया है उस विसर्ग का लोप हो जाता है। चौथा जो हमारा सूत्र है रोरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से उदाहरण कभी कभार आ जाते हैं। तो ये कह रहा है यदि स्वर के पश्चात विसर्ग हो, रोरी जो सूत्र है, यदि स्वर के पश्चात कोई विसर्ग हो और विसर्ग के पश्चात रेफ हो यानी कि रकार हो, तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन जो विसर्ग से पहले वाला जो शब्द है उसमें जो स्वर है वो स्वर दीर्घ हो जाता है, वो स्वर की मात्रा बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से, कवि रचयति, तो ये हमारा मूल शब्द है, मान के चलो ये हमारा संधि विच्छेद है, कवि ही प्लस रचयति। तो ये कह रहा है कि स्वर के पश्चात विसर्ग, तो स्वर ह्रस्व स्वर है, कवि, कवि में कौन सी मात्रा है, छोटी ई के पश्चात विसर्ग, विसर्ग के पश्चात रा। पूरी कंडीशन को, ये पूरी कंडीशन इस पर आधारित है। देखिए किस प्रकार से है, कवि ये कह रहा है स्वर के पश्चात विसर्ग, तो स्वर के पश्चात विसर्ग, विसर्ग के पश्चात रा, तो विसर्ग के पश्चात रा आया। तो इस रोरी सूत्र के माध्यम से जो विसर्ग है इसका तो हो गया लोप, और जो ये हमारे छोटी ई की मात्रा थी वो बड़ी ई में बदल जाती है। इस प्रकार से ये रोरी सूत्र इस पर सिद्ध होता है। अगला है शंभु राजते, शंभु राजते। देखिए इसमें इस प्रकार से भी बनता है, पहले इसको शंभुर राजते करते हैं और इसके पश्चात ये जो रा है ये इस प्रकार से, देखिए शंभु, ये जो रा है वो लोप हो जाता है और इस रोरी सूत्र के माध्यम से ये बड़े ऊ में बदल जाता है और ये हमारा रूप सिद्ध होता है शंभु राजते। अगला है पुनः रमते, पुनः प्लस रमते, अकार के पश्चात विसर्ग है और ये रा है और इस रा का लोप हो गया और लोप होने के पश्चात जो रोरी सूत्र है उसके माध्यम से यहाँ जो ह्रस्व आ है वो बड़े आ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो लोप विसर्ग संधि है वो 4 सूत्रों के माध्यम से समझी जाती है। तो रोरी को एक बार दोबारा देख लीजिए, यदि स्वर के पश्चात कोई विसर्ग है और विसर्ग के पश्चात रकार है, रेफ है यानी कि रा है, तो उस विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, लेकिन विसर्ग से पहले जो स्वर है वो उसमें दीर्घादेश हो जाता है। तो ये हमारा रोरी रूप सिद्ध हुआ। अगला देखिए दोबारा से, ये लोप विसर्ग संधि के 4 सूत्र हैं। पहला है अतोअशी, आकार से परे विसर्ग का लोप और विसर्ग के पश्चात इधर स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बाला अत्र, बाला प्लस अत्र, और यहाँ आकार है और उसके पश्चात विसर्ग है, तो इस विसर्ग का लोप हो गया और हमारा शब्द बन गया बाला अत्र। अगला है अतो अनत्यचि विसर्ग लोपः। देखिए अकार के पश्चात विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि ह्रस्व आ के पश्चात विसर्ग का लोप हो जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त है जिसमें कि स्वर ही आना चाहिए प्लस के बाद। तो देखिए राम आगच्छति, तो हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे राम है प्लस आगच्छति, तो देखिए यहाँ अकार के पश्चात विसर्ग है और विसर्ग के पश्चात स्वर है, तो यहाँ जो विसर्ग आया उसका लोप हो जाता है, वो अतो अनत्यचि विसर्ग लोप है सूत्र के माध्यम से। तीसरा हमारा सूत्र है एतद् दो सुलोपो अकोर्णेय समासे हली। इस सूत्र के माध्यम से देखिए नए समास को छोड़ करके उसके पश्चात किसी भी वर्ण पर किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आए और उसके पश्चात ह्रस्व आ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो वहाँ विसर्ग का
लोप हो जाता है। जैसे है एषः गच्छति, तो एषः के पश्चात विसर्ग है और गच्छति ये व्यंजन वर्ण है। तो अगला सूत्र है हमारा रोरी, इसमें स्वर के पश्चात विसर्ग हो, विसर्ग के पश्चात रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो स्वर वर्ण आया है उसका दीर्घादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये तीनों संधियाँ यहीं कंप्लीट हो जाती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जो कि हमारे 10th के RBSC चाहे NCERT किसी भी सिलेबस को आप आधार मान करके ले सकते हो। ये सभी जो संधियाँ हैं वो ये इतनी ही हैं और जो भी यदि NCERT में कोई करेक्शन होगा वो भी हम NCERT के अकॉर्डिंग करा देंगे। RBSC में ये सारी संधियाँ यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसमें आपको 1-2 संधियाँ एक्स्ट्रा में भी कराई गई हैं, वो कराना भी ज़रूरी था। तो संधियों के पश्चात हमारा संस्कृत का अगला टॉपिक हम लेंगे। पहले तो बेसिक लेंगे क्योंकि बेसिक के पश्चात ही हम कुछ और दूसरा नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।